हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान और अध्याय फर्स्ट, प्रथम अध्याय है ठोस अवस्था। ठीक है, तो अब इसमें देखना हम लोगों को ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर वो कैसे मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और आगे टोटल हम लोग अध्ययन करेंगे इसका। लेकिन अब आज स्टार्ट कर रहे हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ठोस का यदि मान लीजिए थोड़ा सा और हम लोग पीछे जाएं ठोस के बारे में देखने के लिए, तो जब द्रव्य का क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, द्रव्य का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी वस्तु है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो तथा वह कुछ स्थान घेरता हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसके बाद यदि द्रव्य का क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो दो प्रकार से किया गया था। उसमें पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा था रासायनिक। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देखते हैं तो द्रव्य को या पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया था। मेनली तीन प्रकार होते हैं, बाकी दो और होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेशन और दूसरा होता है प्लाज्मा। लेकिन तीन इसके अलावा जो मेन होते हैं उसमें एक होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था और तीसरा होता है गैस अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था। तो इन तीनों में जो ठोस होता है उसमें क्या कहते हैं कि वह सभी पदार्थ या द्रव्य जो भी हुआ, ठीक है, वह सभी पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, मतलब वह सभी पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। ये दृढ़ होते हैं तथा ये या इनके कण जो होते हैं अवयवी कण कह सकते हैं। अवयवी कण का मतलब हुआ जो परमाणु, अणु अथवा आयन जिनसे ये बने होते हैं, या कोई भी पदार्थ बना होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अवयवी कण में आएंगे परमाणु हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे, या फिर आयन, मतलब जिससे भी वे बने हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। इंग्लिश में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिस पार्टिकल से ये बने हुए हैं उनके बीच में अंतराणुविक बल जो होता है, मतलब कणों के बीच में जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, मतलब प्रबल अंतराणुविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तो कह सकते हैं इसके परिभाषा में कि वह सभी पदार्थ जो मतलब प्रबल अंतराणुविक बलों के द्वारा बंधे हों तथा उनका आकार और आयतन निश्चित होता है और वो दृढ़ होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं इस प्रकार से कि द्रव्य का वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुविक बलों के कारण बंधे होते हैं, जिसके कारण वे गति करने में असमर्थ होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग ठोस अवस्था को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ठोस अवस्था, लिख देते हैं, उसके बाद ठोस अवस्था। ठीक है, अब ठोस अवस्था को दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो ठोस अवस्था में हम लोग ले सकते हैं जैसे कोई भी मेटल हुआ, ठीक है, जैसे कॉपर हुआ, या फिर Ag सिल्वर हुआ, Au हुआ, या फिर हम लोग कह सकते हैं नमक हुआ NaCl, या फिर ग्लास हुआ कांच, कॉपर Ag Au NaCl ग्लास, या फिर और ले सकते हैं रबड़ हुआ, शुगर हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि किस में आएंगे, ठोस अवस्था में आएंगे। अब इन सब का देखेंगे तो जिससे कोई भी मेटल धातु है, या फिर नमक हुआ, ग्लास हुआ, रबड़, शुगर, ये सब किस में आएंगे, ठोस में, क्योंकि इनका आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ठोस को भी दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्योंकि ठोस तो टोटल होते हैं, अब ठोस में भी दो प्रकार हुआ। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु अथवा आयन हो, वो निश्चित उनका व्यवस्था होता है और वो नियमित होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वह ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित तथा नियमित व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का नियमित तथा निश्चित व्यवस्था नहीं होता है। अर्थात इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें हम कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक है, अवयवी कणों का दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में देखेंगे तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनका लघुपरासी व्यवस्था होता है। अब ये दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो कुछ कणों को बनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग समझते हैं जिनसे बने होते हैं अवयवी कण। और इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं फिर उसमें जाते हैं। तो इनके बीच में हम लोग छोटे मॉलिक्यूल करते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl होगा तो एक Na होगा, एक Cl होगा, एक Na होगा, एक Cl होगा, इस प्रकार के होंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिसको कह रहे हैं दीर्घपरासी व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं कि अवयवी कणों का दीर्घपरासी व्यवस्था होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यदि हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, तो एक NaCl यदि मान रहे हैं तो इसको मानेंगे Cl, क्योंकि Cl बड़ा होता है, इसको मानेंगे Na, तो Cl NaCl Na, इस प्रकार से यहाँ से हम लोग कुछ दूरी तय करते हैं तो सेम Cl NaCl 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 Na इस प्रकार से मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए नीचे भी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से किधर भी हम जा रहे हैं, मान लीजिए इस साइड में नीचे आ रहे हैं तब भी वही प्रोसेस है कि एक Cl है तो एक Na, फिर Na के बाद फिर Cl है, मतलब रेगुलर पैटर्न इनका मिल रहा है। और दीर्घपरास का मतलब हुआ कि इस पॉइंट से कितनी दूरी तक हम तय कर रहे हैं तब भी सेम मिल रहे हैं। ठीक है, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि इसी प्रकार से इसमें हम लोग देखें अक्रिस्टलीय में, तो दोनों में अंतर क्या है, ये दीर्घपरासी मतलब यहाँ से हम कितनी भी दूरी तक तय करेंगे तो हमको NaCl 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 मिलता जाएगा, नीचे भी वाला NaCl NaCl मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते हैं तो सही है, क्योंकि एक मान लीजिए इसको Cl मानने तो Cl फिर Na फिर Cl, सही है। फिर यहाँ पर बाद में देखेंगे आगे जा रहे हैं तुरंत क्या मिल गया, यहाँ फिर यदि नीले वाले को हम Cl मान रहे हैं तो फिर Cl मिला, फिर Cl मिला, फिर इसी प्रकार से नीचे आते हैं तब भी किधर भी हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यवस्था तो सही है, Cl NaCl, लेकिन इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं तुरंत चेंज हो जाता है। तो इसमें जो प्रास होता है ये रेंज होता है, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी ही हम तय कर सकते हैं, इसके आगे जाएंगे तो ये अपने पैटर्न पर नहीं चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग दूरी तय कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए सही है, क्योंकि एक Na है फिर Cl है फिर Na है फिर Cl है, लेकिन इसके बाद और आगे जाएंगे तो सेम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें किधर भी जा रहे हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर तय कर रहे हैं या फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर Cl Na लॉन्ग रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक या और आगे होगा ये मान लीजिए ठोस, तो और आगे तक मिलेंगे NaCl NaCl। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, मतलब बहुत कम दूरी तक है कि जो सेम पैटर्न सही पैटर्न मिल रहा है, ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा दूरी तय करने के बाद भी मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था, कणों का या अवयवी कणों का दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है, लघुपरासी व्यवस्था होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, दीर्घपरासी और लघुपरासी व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब इनमें से ये तो टोटल ठोस हैं, इनमें से हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे क्रिस्टलीय में कौन आएगा और अक्रिस्टलीय में कौन आएगा। इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये जितने मेटल हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे जैसे Ag हुआ, ठीक है, Au हुआ, सोना भी हो जाएगा, फिर NaCl नमक, इसका भी सेम व्यवस्था होता है जितने भी मेटल होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग शुगर भी ले सकते हैं, शुगर का भी जो क्रिस्टल होता है वो भी रेगुलर पैटर्न पर होता है, तो इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यदि अक्रिस्टलीय ठोस में देखें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक ले सकते हैं, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, प्लास्टिक एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग तो प्लास्टिक हुआ, और रबड़ भी हो जाएगा। उसके बाद ग्लास, कांच मतलब हुआ ही,
आदि। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे जिसका रेगुलर पैटर्न होता है, इसमें आएंगे जैसे प्लास्टिक, रबड़ या ग्लास हम लोग देखेंगे तो ये अक्रिस्टलीय में आते हैं, क्योंकि इनमें जो कण होते हैं छोटे छोटे, जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कहीं पर भी कोई भी कण रह सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का अंतर देखेंगे दोनों में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखेंगे तो उससे अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर के बारे में। ठीक है, मतलब दोनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग इतना तो देख ही चुके हैं कि दोनों बने होते हैं छोटे छोटे कणों से। ठीक है, जिनको अवयवी कण कहते हैं, चाहे परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, अथवा आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है गुण, जैसे आकृति हुआ, गलनांक हुआ, गलन एंथैल्पी हुआ, दैशिकता हुआ, प्रकृति हुआ। ठीक है, और भी नीचे दिया गया है। इसके बाद इधर दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला यदि हम लोग देखें आकृति के बारे में, तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है आकृति निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में देखेंगे तो अनिश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, तो जब कण ही इनके नहीं मतलब रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, निश्चित और नियमित नहीं होते हैं, तो इसी के कारण से इनका जो आकृति होता है वो भी अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गलनांक। तो गलनांक जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनका निश्चित और तीक्ष्ण होता है, जबकि इनका अनिश्चित होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका जो गलनांक होगा वो एक फिक्स पॉइंट होगा, और इसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट निश्चित नहीं होता। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि नमक है, ठीक है, NaCl है, तो NaCl को यदि पिघलाना है, ठीक है, मेल्ट करना है, गलित अवस्था में लाना है, तो मान लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक पिघलता है। ठीक है, उसका गलनांक है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड यदि है तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो गलनांक में, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही नमक पिघलना स्टार्ट होगा, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक नहीं होगा। हम गर्म करते तो जाएंगे, लेकिन 800 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसी 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही और हम इसको गर्म करते जाएंगे तो वो ठोस से द्रव में बदलता जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कब तक, जब तक टोटल पूर्ण रूप से गल नहीं जाएगा। मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। यदि मान लीजिए 800 पे पिघलना स्टार्ट करता है तो पूरा नमक NaCl पिघल जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। ठीक है, लेकिन यदि इसमें हम लोग बात करें तो इसका दिया गया अनिश्चित होता है। तो यदि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि प्लास्टिक को द्रव फॉर्म में लाना हो, तो यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है प्लास्टिक पिघलना, तो ये 1000 से टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो 1000 से लेकर ये लगभग 1100, 1200, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड जाते जाते पिघलता रहेगा, और यहाँ 1000 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, उसके बीच में इस रेंज में ये पिघलेगा। ठीक है, तब तक पिघलता रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूर्ण रूप से पूरा पिघल नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो गलनांक होता है इसका निश्चित एवं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब यदि हम लोग मतलब शार्प होता है। यदि इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से इस प्रकार से जाके देखिए, इसको तीक्ष्ण कहते हैं, शार्प कहते हैं, कि मतलब इसी पॉइंट से जैसे इतना टेम्परेचर पहुंचा तुरंत गलना स्टार्ट और पूर्ण रूप से गल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक परास में पिघलता है और ये एक शार्प एक पॉइंट से पिघलना। जैसे मान लीजिए धीरे धीरे गर्म करें, 800 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, उसके बाद जस्ट पिघलना स्टार्ट कर दिया, तो अब 800 पे ही पिघल जाएगा। एक क्रिस्टलीय ठोस है तो 800 पे यदि पिघलता है तो 800 पे ही पूर्ण रूप से पिघल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 1000 से स्टार्ट हुआ तो 1000 से 1300, मतलब बीच में कितना आया, 300, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ये रेंज लेके तब पिघलता। मतलब 1000 से स्टार्ट हुआ और 1300 पे जाके पूर्ण रूप से पिघला, मतलब 1100 पिघल ही रहा, 1100, 1200, 1300, उसके बाद तो ये एक रेंज लेता है, परास होता है। इसका कोई परास नहीं होता, एक शार्प होता है, मतलब एक तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, निश्चित पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं गलन एंथैल्पी। तो इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। गलन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई भी 1 मोल ठोस ले रहे हैं तो उसको मतलब उसके गलनांक से यदि हम लोग ठोस से द्रव में, मतलब 1 मोल, किसी भी ठोस को 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल ठोस को द्रव में पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलन एंथैल्पी कहते हैं। तो वो भी यदि मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय तो उसका अनिश्चित होता है। ठीक है, समझ में आया ना। मतलब क्या हुआ, गलन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ठोस को पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गलन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दैशिकता है। ये होता है विषम दैशिक प्रकृति का, ये होता है समदैशिक, जिसको हम लोग आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विषम दैशिक मतलब अनआइसोट्रॉपिक होगा, और ये क्या होता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है समदैशिक होता है, मतलब
आइसोट्रॉपिक होता है। तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि मान लीजिए क्रिस्टलीय है, इसमें रेगुलर पैटर्न होता है, तो फिर ये क्यों विषमदैशिक हो जाता है, और इसमें अक्रिस्टलीय में यदि ये मतलब इसका रेगुलर पैटर्न नहीं होता तो ये समदैशिक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि ये कोई ठोस है, तो ठोस में यदि हम लोग देख रहे हैं तो एक के बाद एक, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक रेड मतलब छोटा और बड़ा मॉलिक्यूल या NaCl मिलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम लोग इस प्रकार से डायरेक्ट नीचे आते हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ रेड मिल रहा है, मतलब कोई भी NaCl है तो सिर्फ एक ही प्रकार का मिल रहा है। तो इसमें जबकि इसमें देखते हैं हम लोग तो किधर भी किसी भी साइड में यदि इधर जा रहे हैं कहीं से भी कट कर दीजिए तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक ही प्रकार का कण मिलेगा, क्योंकि किसी भी साइड में हम किधर भी जा रहे हैं तो इसमें दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इसलिए किसी भी बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, इससे इस साइड में जाएंगे आप तो भी रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक, इधर जाएंगे तब भी दोनों, इधर जाएंगे तब भी दोनों, मतलब हमेशा देखिए दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इधर जाएंगे तब भी दोनों मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों से टच करेंगे आप, ठीक है। रेड भी ब्लैक भी मतलब दोनों प्रकार के मिलेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इस साइड में हम जा रहे हैं तब दोनों मिल रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं दोनों मिल रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग इस प्रकार से कट कर दें इसको तो इस पर सिर्फ ब्लैक ही मिल रहा है, मतलब एक ही प्रकार का कण मिल रहा है, दूसरे प्रकार का कण नहीं मिल रहा है। यदि इस पर हम लोग करते हैं तो एक ही प्रकार का कण मिल रहा है, दूसरे प्रकार का कण नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विषमदैशिक, मतलब हर एक पॉइंट से अलग अलग कट करेंगे तो अलग अलग प्रकार से इसमें मॉलिक्यूल मिलेंगे, कट होंगे, लेकिन इसमें किधर से भी किसी भी पॉइंट से कट करोगे तो सेम मिलेंगे, सभी दिशाओं में सेम मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समदैशिक, इंग्लिश में आइसोट्रॉपिक, और इसको अनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब दिशा, ठीक है। समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक और ये विषमदैशिक होते हैं, ओके। उसके बाद अगला है प्रकृत, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वास्तविक ठोस होता है और ये आभासी ठोस होता है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग रियलिटी में वास्तविक में देखेंगे ठोस तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय होते हैं वो सिर्फ कहने के लिए तो ठोस होते हैं लेकिन होते हैं वो द्रव फॉर्म में आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से द्रव में बहने का गुण पाया जाता है उसी प्रकार से इसमें भी अक्रिस्टलीय ठोसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। इस पर एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि इसको हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं ना, या तो आभासी ठोस कहेंगे, देखिए या तो आभासी ठोस या तो अतिशीतित द्रव कहेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो कांच होता है उसको हम लोग अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कांच है तो वो लगभग द्रव के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब द्रव जितना फास्ट मतलब गति कर सकता है या फिर कह सकते हैं कि बहाव का गुण होता है उतना कांच में नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग बहुत पुराने घरों की खिड़कियों के शीशों को देखेंगे तो काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसमें नीचे जैसे मान लीजिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे वो शीशा कुछ मोटा हो जाता है और ऊपर कुछ पतला हो जाता है, ठीक है, और कलर भी दूधिया हो जाता है। तो इसका रीजन यही होता है, कारण यही होता है कि जो ग्लास है, कांच है, वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण उसमें बहाव का गुण पाया जाता है, लेकिन इतना मतलब बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए यदि बहुत पुराना घर है, मकान है, तो उसमें जो खिड़की लगा हुआ है यदि उसमें शीशा है तो वो धीरे धीरे करके बहुत पुराना होने के बाद नीचे थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ऊपर थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें बहाव का गुण होता है, ठीक है, द्रव की तरह, इसलिए इसको हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। और कांच है तो नीचे मोटा ऊपर पतला हो रहा है और इसका कलर दूधिया हो जाता है, इसीलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है, या आभासी ठोस कहते हैं, और इसमें वास्तविक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बनाया गया है, तो इसमें जो भी बेंजीन का रिंग या मतलब बेंजीन टाइप का रिंग है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बना है, ठीक है। तो इसमें जो व्यवस्था है वो आगे कहाँ तक भी जितना दूरी हम जाएंगे इसी प्रकार का व्यवस्था मिलता जाएगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है दीर्घपरासी व्यवस्था। मतलब हम इस साइड में कितना भी जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो इसका व्यवस्था जो भी जिस प्रकार से इसके कण अरेंजमेंट हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं, उसी प्रकार से रहेंगे, कभी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए ये दूसरे टाइप का था, ये दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का है। इसमें हम लोग ले सकते हैं सिलिका SiO2 का क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ग्लास के स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। यदि ग्लास देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, किधर से भी
कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, ना तो निश्चित आकृति होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जिस प्रकार से मिल रहा है, इसके आगे जाएंगे इस प्रकार से नहीं मिलेगा, फिर आगे जाएंगे फिर इसका चेंज हो गया, फिर आगे जाएंगे फिर चेंज हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ से आगे कितना भी जा रहे हैं सेम सेम प्रकार का मिलता जा रहा है, इसलिए इसको मतलब दीर्घप्रासी, मतलब कितनी भी दूरी तक जाओगे सेम मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। और यहाँ पर जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसका आकार चेंज हो गया, इसीलिए कहते हैं लघुप्रासी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद एक और है लास्ट, विदलन गुण। तो विदलन गुण का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में यदि किसी ठोस को किसी धारदार औजार से कट करते हैं, ठीक है, तो वो दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, लेकिन उसका यदि क्रिस्टलीय ठोस है तो जो उसका सतह मिलेगा वो मतलब चिकना, ठीक है ना, और सपाट मिलेगा। यदि क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग किसी धारदार औजार से दो टुकड़ों में कट करते हैं तो इसका जो सतह मिलता है वो चिकना और सपाट मिलता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यही है तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से कट करेंगे तो ये कुछ दूसरे प्रकार का था, इसलिए जैसे गिलास लेंगे तो गिलास में यदि हम लोग देखेंगे कट करने के बाद, तोड़ने के बाद, तो उसमें चिकना और सपाट लेयर नहीं मिलता है। टूटने के बाद, एक कटने के बाद जो सतह प्राप्त होता है हमको वो चिकना और सपाट नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, कि मतलब क्रिस्टलीय ठोस को कितने प्रकार से बांटा गया और क्या क्या होते हैं। ओके, तो अब वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।